पिछले 1 साल से सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि रियल एस्टेट मार्केट पिछले 3 साल से बुल रन में है। कोई बोल रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट और बढ़ेगी, कोई बोलता है कि अब रियल एस्टेट मार्केट क्रैश होने वाली है, कोई बोलता है कि प्राइसेस बिल्कुल स्टेगनेंट रहेंगे, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, या डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। बट एक्चुअली रियल एस्टेट प्राइस अनअफोर्डेबल हुए क्यों, प्रॉपर्टीज इतनी महंगी हुई क्यों, ये बात कभी किसी ने बोली नहीं है। आज हम इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये बताने की कि प्राइसेस अनअफोर्डेबल क्यों हुए और इसको टैकल कैसे किया जा सकता है, इसको कर्ब कैसे किया जा सकता है। और आपसे ये उम्मीद करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर लिखना कि अगर आपके हिसाब से कोई और पॉइंट बनता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि पिछले 4 साल में रियल एस्टेट प्राइसेस काफी तेज हुए और अब एक ऐसा मुकाम आ गया है जहां पे रियल एस्टेट मार्केट प्लेटो पे खड़ी हो गई है और आने वाले टाइम में क्या होगा, और क्या आप मेरे साथ हैं उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए कि हम इसको टैकल कैसे कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स, दिस इज योर होस्ट विपुल। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि रियल एस्टेट मार्केट अनअफोर्डेबल क्यों हो गई। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश ये करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे अंत तक देखने के बाद तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। नॉलेजेबल वीडियो है, आपको मजा आएगा, इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। सबसे पहला मुझे ये लगता है कि जो लैंड के प्राइसेस हैं वो इतने ज्यादा राइज हो गए, बट लैंड के प्राइसेस आके राइज हुए क्यों? मुझे लगता है कि डेवलपर्स का इतना कंपटीशन हो गया है हर मेट्रो सिटी में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली गुरुग्राम, इट इज ऑल्सो मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, एवरीवेयर, ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटीज। डेवलपर्स का इतना कंपटीशन हो गया है कि एक लैंड पार्सल के लिए बिडिंग काफी हाई आ जाती है, तो इसीलिए लैंड के प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो गए हैं। दूसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मिसिंग है। अब आप कहेंगे यार, एक तरफ से मैं कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है और दूसरी तरफ से मैं कह रहा हूं कि लैंड के प्राइसेस काफी हाई हो गए हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुझे लगता है कि लोग सबर्ब्स में नहीं जाना चाह रहे क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन द सिटी बढ़ रहा है और वहीं पे ही ग्रोथ हो रही है, और वहां पे क्योंकि लैंड पार्सल्स कम होते चले जा रहे हैं, सप्लाई कम होती चली जा रही है और बिल्डर्स में इतना कंपटीशन होता जा रहा है, तो लैंड प्राइसेस विद इन द सिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं और विद इन द सिटी प्राइसेस रुक नहीं रहे, चाहे वो अपार्टमेंट्स हो, चाहे वो विलाज हो, चाहे वो कमर्शियल स्पेसेस हो। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक तो इन्फ्लेशन का इस पर मल्टीफोल्ड इफेक्ट है ही है। दूसरी तरीके से बिल्डिंग मटेरियल्स जितने भी हैं, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, या ग्लास हो, या टाइल्स हो, हर बिल्डिंग मटेरियल पे 5 से 28% का जीएसटी चार्ज हो जाता है। तो गवर्नमेंट इतना ज्यादा जीएसटी चार्ज करती है, उसका रिपल इफेक्ट प्रॉपर्टी के प्राइसेस पे जरूर पड़ता है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी काफी ज्यादा महंगी हो गई है। तीसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस को मैं इसके लिए दोषी मानूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम शहर से थोड़ी सी दूर जाते हैं, वहां पे आपको उतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता जितना विद इन द सिटी मिलता है। इसमें गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा स्क्वैबल्स आके खड़े हो जाते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि गुरुग्राम मार्केट में या बॉम्बे में डोंबिवली मार्केट में हमने हाईवेज तो क्रिएट कर दिए, गवर्नमेंट ने हाईवेज क्रिएट कर दिए, बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल मॉल्स, रोजमर्रा की एक्टिविटीज अभी तक वहां नहीं पहुंची हैं और वहां पे कोई भी कमर्शियल गतिविधि नहीं है, कोई ऑफिसेज नहीं है, कोई एसईजेड्स नहीं होते। तो इस वजह से लोग वहां पे जाने में थोड़ा सा कतराते हैं, जहां पे आज भी थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी मिलती है। तो विद इन द सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ तो हम कर रहे हैं, बट आउट ऑफ द सिटी थोड़ी सी दूर जाके जो कनेक्टिंग एरियाज हैं, जहां पे आज भी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी कहीं ना कहीं अफोर्डेबल है, वहां पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। तो हर इंसान को विद इन द सिटी की ग्रोथ ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वहां पे अनअफोर्डेबल प्रॉपर्टी को इंसान थोड़ा सा नहीं खरीद पाता। तीसरी चीज, प्रॉपर्टी को बनाने के लिए डेवलपर्स को बहुत हेफ्टी लाइसेंस फीस देनी पड़ती है, ईडीसी देनी पड़ती है, आईडीसी देनी पड़ती है।
अप्रूवल फीस देनी पड़ती है, तो ये भी बहुत बड़ा पोर्शन है जो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। इसलिए वो कॉस्ट भी, उसका भी रिपल इफेक्ट अल्टीमेटली कस्टमर की पॉकेट पे आता है और वो भी एक अनअफोर्डेबिलिटी को थोड़ा सा क्रिएट करती है। और कहीं ना कहीं मैं एक और चीज को इसका रीजन मानता हूं, मेरे हिसाब से शिफ्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हो गया है पिछले 5 साल में। सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा आपके साइकोलॉजिकल माइंड्स के साथ प्ले अराउंड कर दिया है कि आपको, आपके दिमाग में ये चीज घुसा दी है कि लग्जरी लग्जरी लग्जरी। तो लग्जरी सेगमेंट इतना ज्यादा आगे आ गया है, उसका इतना ज्यादा बढ़ावा हो गया है कि हम ये चीज भूल गए कि हमारे भारत में मासेस, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, दे स्टिल लुकिंग फॉर अफोर्डेबल होम्स। तो डेवलपर्स भी उसी साइकोलॉजिकल बैंडेड में आ गए और सबने लग्जरी सेगमेंट को प्रमोट करना शुरू कर दिया, बड़े साइजेस को प्रमोट करना शुरू कर दिया, एमिनिटीज, फैसिलिटीज, ये सब को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जहां से अनअफोर्डेबिलिटी और अप टू द मार्क हो गई और ज्यादा बढ़ गई। अब हम बात करते हैं कि ये सारे जो चैलेंजेस हैं, आई होप आप मेरे बातों से कहीं ना कहीं अलाइनमेंट कर रहे होंगे। अब बात करते हैं कि इन चीजों को कैसे टैकल किया जा सकता है और कौन कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होगा जो इसको टैकल कर सकता है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि डेवलपर्स को अपने बिग फैट मार्जिन्स को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इस मार्केट में अफोर्डेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से मार्केट अगले 2 से 3 साल तक भी अनअफोर्डेबल रही तो एक बबल बन जाएगा और जब ये बर्स्ट होगा तो ये रिसेशन का नाम ले लेगा। आज मार्केट एक प्लेटू पे है जहां पे प्राइसेस करेक्ट नहीं होंगे बट वहीं खड़े रहेंगे, तो ये मनी करेक्शन नहीं हो सकती। अभी फिलहाल टाइम करेक्शन चल रही है। जैसे पहले एक प्रॉपर्टी 6 महीने में X+1 हो जाती थी, हो सकता है वो इस समय 1 साल में X+1 हो या 1.5 साल में X+1 हो, बट X-1 का सिनेरियो अभी भी क्रिएट नहीं हुआ है। दूसरी चीज मुझे लगता है गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए सबर्ब्स में, कंट्री साइड में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी से जल्दी लाने में, और जो लाइसेंसेस फीस, अप्रूवल फीस गवर्नमेंट को मिलती है इन टर्म्स ऑफ ईडीसी, आईडीसी, जिसको हम एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस बोलते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस बोलते हैं, गवर्नमेंट को उसको काफ़ी तेज़ गति से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में लगाना चाहिए, सो दैट हम एक अफोर्डेबल सेगमेंट को भी टारगेट कर सकें। तीसरी चीज़ मुझे लगता है मिसिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज और गवर्नमेंट की स्कीम्स। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जहां पे हम अफोर्डेबल घर ला सकें और बहुत सारे लोगों को उसका फायदा मिल सके, मासेस को उसका फायदा मिल सके। साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि पीपीपी मॉडल में भी गवर्नमेंट को जाना चाहिए, दैट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट को भी अपने लैंड बैंक्स जो गवर्नमेंट के पास होते हैं उसमें हाई राइज क्रिएट करने चाहिए, विलास क्रिएट करने चाहिए और जो भी लोगों की डिमांड है वो क्रिएट करनी चाहिए, रादर देन गोइंग फॉर अ पब्लिक डेवलपर। उनको सीधा कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स के साथ टाई अप करके, चाहे वो एलएनटी हो, चाहे वो शाहपुर जी हो या कोई और कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स हो, उसके साथ मिल के, जैसे दिल्ली में डीडीए लेके आता था और उसकी लॉटरी निकला करती थी और वो प्राइसिंग थोड़ी सी ठीक होती थी, उसी हिसाब से अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी ये चीज अपनानी चाहिए, सो दैट लोगों को इक्वल मौका मिले और अनअफोर्डेबिलिटी वहां पे थोड़ी सी कम हो। चौथी चीज मुझे लगता है कि अगर इंटरेस्ट रेट भी थोड़े से कम हो तो भी प्रॉपर्टी में थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस बढ़ सकती हैं, और जब ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी तो एक इंसान जिसकी सैलरी कम है वो अफोर्डेबल सेगमेंट की तरफ जा सकता है, चाहे वो सबर्ब हो चाहे वो कंट्री साइड हो, एटलीस्ट एक अफोर्डेबल होम जरूर खरीद सकता है। चाहे आज वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और उसके काउंटर में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को क्या क्या काम करने चाहिए, डेवलपर को क्या क्या काम करने चाहिए, या तो गवर्नमेंट को डेवलपर को आउटसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की परमिशन देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर हों और बहुत अच्छी गति से हों तो हम आज भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग भी हो सकती है, प्रीमियम भी बन सकता है, इन्वेस्टर को भी काफ़ी मज़ा आएगा, एंड यूज़र के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है अगर ये सारी चीज़ें हों
तो इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरी वन, फॉर एवरी ईच एंड एवरी वन। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अगर आपके कुछ और भी व्यूज़ हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके शायद हम अनअफोर्डेबिलिटी को तोड़ के अफोर्डेबल सेगमेंट की तरफ भी बढ़ सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू।